हेलो स्टूडेंट, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की जलवायु के बारे में। जलवायु किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। किसी स्थान या देश में उसके लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवाओं की दिशा आदि का समग्र योग जलवायु कहलाता है। अब बात करते हैं जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। जैसा आप जानते हैं, वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है उसे मौसम कहते हैं। अर्थात मौसम की जो प्रकृति होती है अस्थायी होती है, किसी भी समय परिवर्तनशील हो जाता है। जलवायु वायुमंडल की वह अवस्था है जो लंबे वर्षों तक समान रहती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि जो है तापमान, वर्षा, वायुदाब और हवाओं की दिशा, इन सभी का समग्र योग जलवायु कहलाता है। जलवायु की अवधि दीर्घकालीन होती है, इसमें परिवर्तन 20-25 वर्ष के पश्चात ही होता है। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। कल हम लोगों ने जाना था कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि उष्णकटिबंध किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री कहलाती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, यानी तापमान अधिक होता है। और हम भारत की बात करें तो भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से होके गुजरती है, इसीलिए जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मानसून की बात करते हैं तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। यानी ऋतुओं, सीजन के अनुसार जब हवाओं की दिशा बदल जाती है तो ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। तो भारत की जलवायु की विशेषता ये है कि वो उष्णकटिबंधीय भी है और यहाँ पर मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। अभी हम लोगों ने कल टॉपिक पे चर्चा किया था कि मानसून से क्या तात्पर्य है। अब बात करते हैं किसी भी देश या स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है उस स्थान की समुद्र से दूरी, वह स्थान किस अक्षांश पे स्थित है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है और वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। तो बहुत से कारक किसी भी देश या स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन दोनों के जलवायु में अंतर होता है। कारण क्या है, शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है जबकि अमृतसर कम ऊंचाई पर स्थित है। एक ही अक्षांश पे हैं, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण दोनों की जलवायु में अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का संबंध जो है तापमान से होता है। मानसून की उत्पत्ति तापमान के बढ़ने या घटने से होती है, जिसे मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत कहा जाता है। अब ये तापीय सिद्धांत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, जिसको हम एक फार्मूले के द्वारा समझ सकते हैं, और वो फार्मूला है T = 1/P। T से टेम्परेचर, 1/P, P से प्रेशर यानी दाब। यानी जब तापमान अधिक होता है तो प्रेशर यानी दाब कम होता है, और जब प्रेशर अधिक होता है तो तापमान कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हवा गति क्यों करती है। तो आप जानते हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से लो प्रेशर यानी निम्न दाब की ओर चलती है। तो हवा का चलने का एक निश्चित पैटर्न होता है। अब बात करते हैं भारत की कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है और भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। यानी दक्षिणी गोलार्ध में
हिंद महासागर का अधिकांश भाग पड़ता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है हिंद महासागर में तापमान कम होने के कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलने लगती हैं, यानी उच्च वायुदाब वाली पवनें जो है भूमध्य रेखा को पार करके हिंद महासागर होते हुए भूमध्य रेखा को पार करके भारत के स्थल भाग की ओर बढ़ने लगती हैं, जिसका प्रमुख कारण ये है कि जो है उस समय क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है। तो परिणाम स्वरूप जो है दक्षिणी गोलार्ध से हिंद महासागर से चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो है ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। अब ये पवनें समुद्री मार्ग से आती हैं, इसलिए ये पवनें जब समुद्र से आती हैं तो अपने साथ जलवाष्प ले आती हैं, नमी धारण कर लेती हैं। अब ये पवनें दो प्रकार की होती हैं, एक अरब सागर की मानसून शाखा, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर की मानसून शाखा के बारे में। तो अरब सागर का दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। जो पहली शाखा होती है वो केरल तट पर 1 जून को पहुंचती है, और ये पवनें जो है ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और जिससे बारिश होती है। ठीक है, और चूँकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, तो पश्चिमी घाट से टकराकर ये पवनें वर्षा करती हैं और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान में यानी जस्ट उसके अपोजिट साइड में कम वर्षा होती है। अच्छा, ये बात करते हैं दूसरी जो बंगाल खाड़ी की जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून की शाखा है, वो जो है लगभग 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराती है और वहाँ पर वर्षा करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अरब सागर की दक्षिणी पश्चिम मानसून शाखा है 1 जून में केरल के तटवर्ती भाग में टकराती है और पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करती है। जस्ट उसके अपोजिट यानी पूर्वी भाग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा इन शाखा से वर्षा नहीं होती है। कारण क्या है? कारण यही है कि जब अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है तो पश्चिमी घाट के जो पर्वत शिखर हैं उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और पश्चिमी घाट के पर्वत शिखरों की जो औसत ऊंचाई है वो 2000 मीटर है, और जिसके कारण अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी शाखा को मानसून शाखा को उन पश्चिमी घाट को पार करना होता है। तो जैसे ही ऊपर उठती हैं वैसे ही जो है इनमें नमी कम हो जाती है और वहीं पर वर्षा कर देती हैं। बात करते हैं दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है और नर्मदा और ताप्ती विध्वंस घाटियों से होकर ये मध्य भारत में वर्षा करती हैं। लेकिन जो इसका प्रभाव होता है छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है उन क्षेत्रों में जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा वर्षा करती है। तो ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरी शाखा है वो अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वो गुजरात के सौराष्ट्र से भारत में प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है और राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब पहुंचती है, जहां पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में ये अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा ये दोनों मिलकर जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा करती हैं। तो इस प्रकार जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90 से 92 सेंटीमीटर प्रतिशत वर्षा होती है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की। तो ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। म्यांमार तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियों से ये पवनें विक्षेपित होकर भारत की ओर मुड़ जाती हैं और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से भारत में प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान पंजाब के मैदान में बारिश करती है। और जो उसकी दूसरी शाखा है वो उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती है, जिसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित मासिनराम में अधिक वर्षा होती है। आपने मासिनराम के बारे में पढ़ा है कि मासिनराम में
विश्व की सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। यानी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जो कि मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी के पास। और इसकी अधिक वर्षा होने का कारण क्या है कि जो है मौसिनराम में जो गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रेणियां हैं, इनकी आकृति कीपाकार है। तो कह सकते हैं मौसिनराम जो है भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, यानी नमी वाला स्थान है। यहाँ पर जो है हमेशा पवनों में नमी पाई जाती है। अब बात करते हैं शीत ऋतु की। जस्ट इसके रिवर्स होता है, अपोजिट होता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो सूर्य होता है मकर रेखा में लंबवत चमकता है, जिसके कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसके अपोजिट विपरीत में हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तब परिणाम स्वरूप क्या होता है, उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगती हैं और यहीं से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। इसको कह सकते हैं कि उस समय उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर निम्न वायुदाब होता है। तो परिणाम स्वरूप जो है मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, मानसूनी पवनें वापस लौटती हैं, जिस रास्ते से आती थी उसी रास्ते से लौटती हैं, ठीक है। और इनको उत्तर पूर्व मानसूनी पवनें कहा जाता है। और जब ये पवनें वापस लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती हैं। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिनसे आंध्र प्रदेश, और नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में वर्षा होती है। यानी शीत ऋतु में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण जो है मानसून का प्रत्यावर्तन है, यानी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का लौटने से जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है। प्रश्न ये उठता है क्यों शुष्क। पहला तो बताया था कि वेस्ट छाया प्रदेश में पड़ता है, यानी जब अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी शाखा जो है 1 जून को केरल के तट से टकराती है तो उसके मार्ग में जो है अवरोध उत्पन्न करती हैं कौन सी, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ, जिनकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। और जब ये पवनें इस पर्वत शिखरों से टकराती हैं तो 1200 मीटर की ऊंचाई तक उठते उठते इनमें नमी की मात्रा ये वहीं पर जो है ठंडी होकर वहीं पर वर्षा कर देती हैं और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा और बर्फबारी देखने को मिलती है और इसका एक ही कारण है और वो कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या। तो ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान होता है जो भूमध्य सागर और अंध सागर से उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। तो जो साइक्लोन होता है, सॉरी पश्चिमी विक्षोभ होता है, ये जो है कहाँ से उठता है, ये भूमध्य सागर और अंध सागर से उठता है और भारत के पंजाब में, और इसके अलावा जो है पंजाब में बारिश करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। और ये जो विक्षोभ होता है गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे जो मानसून के पूर्व की जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है गेहूं की अधिकतर ये पश्चिमी विक्षोभ कारण होती है। अब बात करते हैं कि रबी की फसलें कम तापमान में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चना, ठीक है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है उस समय की बात है, ठीक है। और जब मानसून आता है उस समय जो है खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, यानी वर्षा के समय बोई जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद भारत में वर्षा के आंकड़े की बात करते हैं। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है और भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऐसे कौन कौन से भाग हैं? पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, ये 3 ऐसे भाग हैं जहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे भाग हैं पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा लद्दाख में लेह,
ये 2 ऐसे भाग हैं जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है, और जिन स्थानों पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन राज्यों में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, तो हम जब देखते हैं मैप में तो भारत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक जाते जाते क्या होता है, मानसूनी पवनों की आर्द्रता समाप्त हो जाती है।